नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे बाबा की गोली में सब गोलमाल है। जी हाँ, पूरा विश्व, अपना देश तो कर ही रहा है, पूरा विश्व कोरोना से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और सारे लोग, विश्व की 8.25 अरब आबादी इंतजार कर रही है कि कब कोरोना की कोई दवा आए और इससे छुटकारा मिले। कोई ऐसी कुछ भी मिल जाए, प्रिवेंशन ही मिल जाए, जो चीज मिल जाए, बस इस महामारी से छुटकारा दिला दे। लेकिन अभी तक विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। अभी भी शोध का कार्य जारी है और चाहे अमेरिका हो, चाइना हो और दूसरी बड़े फ्रांस, जर्मनी, जापान, सब लोग की सारी कंपनियां इसमें लगी हैं। भारत की अन्य कंपनियां भी इसमें लगी हैं, ICMR भी लगी है और तमाम पुणे की जो कंपनी है वो भी लगी, जो हमेशा इसी बायोलॉजी पर काम करती है, लेकिन उनको सफलता हाथ अभी तक नहीं लगी। लेकिन इस बीच बाबा रामदेव ने बड़ा धमाका कर दिया। बाबा रामदेव ने कह दिया कि हमने कोरोना की दवा खोज ली है। दो दवा की उन्होंने बात की, एक तो कोरोनिल और दूसरी उन्होंने स्वासरी। इन दो दवा की बात की कि उन्होंने दो दवा दी, ठीक की, मतलब खोज ली है और इससे 100% कोरोना जो संक्रमित मरीज है वो ठीक हो जाता है। 0 डेथ है इसमें, एक भी मौत नहीं होती है। बड़ा पूरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें तमाम डॉक्टर्स को भी आमंत्रित किया। वो डॉक्टर भी उसमें बैठे थे, उन डॉक्टरों की डिग्रियां भी बताई। डिग्रियां MBBS, MD, DM, कोई डिग्री ऐसी नहीं थी जो उन डॉक्टरों के पास नहीं थी। और इन डॉक्टरों के पैनल के बीच में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने इस दवा का ऐलान कर दिया। लोगों को लगा बड़ी राहत मिल जाएगी, बहुत मुश्किल से दवा हाथ लगी है और बहुत मुश्किल से कोरोना से छुटकारा हमको मिल पाएगा। लेकिन उसके अगले ही क्षण, दूसरे ही दिन इसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। आयुष मंत्रालय ने स्वयं इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमसे तो इसकी परमिशन ली ही नहीं गई। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसको आगे बढ़ाते हुए अन्य दलों ने भी इस पर घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने तो इसकी जमकर घेराबंदी की और जहां पर वो अपनी जांच, ट्रायल करने की बात कर रहे थे बाबा रामदेव, यानी कि राजस्थान के निम्स में कह रहे थे कि उन्होंने इसका ट्रायल किया है। सरकार ने साफ मना कर दिया, यहां कोई ट्रायल नहीं किया गया है और अगर इसका विज्ञापन या प्रचार या प्रसार किया गया या दवा बेची गई तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है और इधर आयुष मंत्रालय ने भी बाबा से पूरे कागजात मांग लिए हैं। हालांकि आचार्य रामकृष्ण सामने आए, आचार्य बालकृष्ण सामने आए और उन्होंने कहा कि ये कम्युनिकेशन गैप था, हमने पूरे कागज आयुष मंत्रालय को दे दिया है और अब वो संतुष्ट है। लेकिन आयुष मंत्रालय अभी भी कह रहा है कि नहीं, अभी इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पूरा प्रोसीजर है, इसको हम समझेंगे तब इस पर कोई काम किया जाएगा। ICMR ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला हमसे इस दवा से कोई लेना देना नहीं है। अब ICMR देश की सबसे बड़ी संस्था कह रही कि हमसे इस दवा से कोई लेना देना नहीं है और आयुष मंत्रालय भी हाथ खड़े कर रहा है। ऐसे में बाबा रामदेव ने कहां से दवा खींच ली, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या बाबा रामदेव ने लोगों के साथ छल किया है, लोगों के विश्वास को आघात लगाया है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया करा रही है कोरोना के इस वायरस से और ऐसे में उन्होंने दवा का ऐलान करके लोगों में जो उत्साह जगाया था, लेकिन अपना देश का मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने उस पर पानी फेर दिया। इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे? क्या विदेश में हमारी बदनामी हुई है? क्या मसला क्या है? क्या वाकई में बाबा रामदेव की दवा सही है? वो क्या वाकई लोगों को दवा मिल गई है, मिल जाएगी, इससे राहत मिल जाएगी? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे।
की गोली ने बिगाड़ा सरकारों का हाजमा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की कोरोलीन को पाबंदी। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में बैन हुई गोली। बाबा की गोली पर सब गोलमाल है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का जो काम अब तक पूरी दुनिया नहीं कर सकी है, उसे बना लेने का दावा बाबा रामदेव ने किया था। बाबा रामदेव ने मंगलवार को ऐलान किया कि पतंजलि ने कोरोना वायरस को हराने वाली दवा बना ली है, जो 1 हफ्ते के अंदर मरीजों को पूरी तरीके से ठीक कर देगी। बाबा इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी ये बात रास नहीं आई और अब मामला विवाद की वजह बन गया है। बाबा की गोली पर सब कुछ गोलमाल होता नजर आ रहा है, क्योंकि रामदेव ने जैसे ही कोरोना की दवा बनाने का दावा किया तो केंद्र सरकार ने आंखें तरेर ली हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी। साथ ही पतंजलि से आवश्यक जानकारी भी मांगी है। पतंजलि ने नहीं ली कोई अनुमति। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि पतंजलि के जवाब और मामले की टास्क फोर्स समीक्षा करेगी कि उन्होंने क्या क्या फॉर्मूला अपनाया है, उसके बाद उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल उसके मुताबिक दवाई बनाने को लेकर, दवाई को मार्केट में लाने को लेकर पतंजलि को आयुष मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। उधर रामदेव की गोली पर केंद्र सरकार के साथ ही राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। हालांकि कोरोलीन को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि बिना केंद्र सरकार की इजाजत के मार्केट में दवा भी आ गई और बाद में पता चलता है कि खांसी और जुकाम के लिए लाइसेंस लिया गया था। कुल मिलाकर बाबा रामदेव की गोली अब सरकारों के हाजमे को बिगाड़ रही है और राजनीति तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कोरोलीन को लेकर सरकारों का क्या कदम होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, बाबा रामदेव ने दवा का ऐलान किया, लोगों में खुशी की लहर, लेकिन उसके बाद आयुष मंत्रालय ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे हमारे ने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ में महाराष्ट्र की सरकार ने भी सवाल खड़े कर दिए और पाबंदी लगा दिया। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। क्या बाबा रामदेव ने लोगों से छल किया है? ये अपने अपने सबसे बड़ा बात है कि विश्वासघात किया है, क्योंकि लोगों की भावनाओं को, लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वन राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। और शशांक यादव जी हमारे साथ में यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अनूप पटेल कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल भी जुड़ चुके हैं। वो महासचिव हैं नीमा के, वो हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इनके साथ साथ में एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल भी जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं आयुष मंत्रालय बोर्ड के, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर रविंद्र पोरवाल साहब। सीधा रुक करेंगे अनिल शर्मा जी का। अनिल शर्मा जी, बाबा रामदेव ने अरबों करोड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, 130 करोड़ की आबादी यहाँ पर है, 7.5 अरब, 7.25 अरब की आबादी इंतजार कर रही थी दवा का, और बाबा रामदेव ने ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे आप? चाहूंगा, जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, तो ये एक ऐसी पद्धति, ऐसी विधा है, इसमें बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो अमृत तुल्य हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस कोरोना जैसी महामारी के लिए जरूर आयुर्वेद में कोई ना कोई दवा रही होगी। जहां तक पतंजलि का प्रश्न है, तो उससे पूर्व में भी पतंजलि की अपनी प्रतिष्ठा है। बहुत सी दवाइयां इस पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों के लाभ के लिए बहुत सारी दवाएं पतंजलि ने दी हैं। अब इस पे ये कहना कि इसमें कैसे कम्युनिकेशन गैप रहा, जैसा पतंजलि की तरफ से एक आया है, बयान आया है कि आयुष मंत्रालय और पतंजलि के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, तो अब मैं इसके बारे में तो टिप्पणी करना संभव नहीं है। किंतु मेरा मानना यह है कि आयुर्वेद में निश्चित रूप से इस कोरोना के लिए कोई ना कोई
औषधि निश्चित होगी। और पतंजलि अपने आप में एक प्रतिष्ठित ऐसी संस्था है जिसने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया है, योग को आगे बढ़ाया है और 130 करोड़ जनता को, भारतवर्ष की जनता को इसका लाभ पहुंचाया है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप कि आयुर्वेद तो सदियों से बहुत ही अच्छा रहा है और तमाम दवाइयां हैं उसमें कफ वात पित्त को लेकर के और उसी पर रोगों को ठीक किया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या कहीं गड़बड़ी की है क्या? हमारी जानकारी में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई संवादहीनता रही है आयुष मंत्रालय और पतंजलि के बीच में, या हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसको फॉलोअप उन्हें करना चाहिए था, उसको नहीं पूर्ण कर सके होंगे। लेकिन इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो सारे, जैसे ग्लो है और सारे लोग ले ही रहे हैं। काढ़ा अभी हमने यहाँ बुलंदशहर में काढ़ा बांटा, उसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका लाभ कोरोना के लोगों को हुआ है। इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी से विकसित होती है। अब लेकिन कैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान ने ये किया है, तो इस पे कुछ कहा जाना, क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं है तो उचित नहीं होगा मेरी तरफ से। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने स्वयं सवाल खड़े कर दिए हैं कि कोई इसकी परमिशन नहीं ली, पूरे कागज भी नहीं दिए हैं और बिना किसी परमिशन के, सरकार की परमिशन से इस तरह की दवाई का ऐलान कर देना, ये कितना उचित मानते हैं आप? आप कर भी तो नहीं सकते अगर आप इसको परमिशन नहीं लेंगे। और भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऐसी बॉडीज हैं जिनको परमिशन देनी है, उनसे आप अगर पूरी तरीके से उनसे चिंता रखेंगे तो चल भी नहीं सकता। अंतुगत्वा क्या हुआ, दवाई तो हो नहीं पाई, सब पे रोक लग गई। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये तो पतंजलि भी जानता होगा कि बिना प्रॉपर परमिशन लिए हुए, बिना प्रॉपर इस पे फॉलोअप करे हुए इसको नहीं बाजार में लाया जा सकता। तो ये तो बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भी जान रहे होंगे कि बिना आयुष मंत्रालय के परमिशन के हम इसको नहीं चला सकते। तो अब मैं नहीं कह सकता है कैसे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। बिल्कुल, आपको क्या नहीं लगता है कि उन्होंने करोड़ों तो छोड़िए, अरबों लोगों की भावनाओं को आहत किया है, विश्वास को ठेस पहुंचाया है? विश्वास तो आप सही कह रहे हैं। अगर ये ऐसा ये घटनाक्रम ना होता और ये दवा अगर लोगों तक पहुंचती तो थोड़ा लोगों को इससे राहत भी मिलती और एक नाम भी बढ़ता आयुर्वेद का की तरफ। पूरे विश्व की जो है नजरें इस वजह से इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है आयुर्वेद की। तो अब ये थोड़ा सा हुआ तो ठीक नहीं है। प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर सारे कागज पूरे करके, प्रॉपर इसका क्लिनिकल जो भी इसका जितनी भी चीजें हैं, जो प्रोसीजर है, उसको पूरा करके ही इनको बाजार में लाना चाहिए था। ये अपने आप में बिल्कुल सत्य है। ठीक आपने कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक आपने कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए ही मार्केट में इनको लाना चाहिए था। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, आप तो आयुष मंत्रालय का जो बोर्ड है उसके सदस्य भी हैं, क्या लगता है कि पहले पूरी फॉर्मेलिटी अदा करना चाहिए, उसके बाद इस दवा को बाहर लाया जाना चाहिए, और ऐसा ना करके बाबा ने करोड़ों लोगों के विश्वास को घात पहुंचाया है? डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, क्या आपको अब चलिए, हमारे साथ में नीमा के महासचिव भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल। डॉक्टर ग्रेवाल साहब, आप वहां से हैं जहां से पतंजलि चलती है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर के? हो सकता है अपनी तरफ से तो बाबा रामदेव जी हमेशा देश का भला ही सोचते हैं, परंतु इस पूरे प्रकरण में शायद जो प्रोटोकॉल और जो पैरामीटर्स एक रिसर्च में लिए जाते हैं वो पूरी तरह नहीं निभाए गए। जैसे अभी जयपुर के हेल्थ मिनिस्टर जी का बयान आया था, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर जी का, इसमें जो ट्रायल किया गया 280 लोगों पे, ये निम्स जयपुर में की मदद से इन्होंने किया है, NIMS जयपुर और पतंजलि योगपीठ के द्वारा। पतंजलि की R&D बहुत अच्छी है, मैं खुद जानता हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां। परंतु क्या था कि इन्होंने केवल जो 280 लोगों पे ट्रायल किया। जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान थे उन्होंने कहा कि वो 280 लोग एसिम्टोमेटिक या बहुत कम सिम्टम वाले थे,
हो सकता है जिसे हम माइल्ड केसेस ऑफ या बहुत हल्की किस्म के लक्षण वाले कोविड-19 के मरीज कह सकते हैं। पर जो ये ट्रायल हुआ मेरे हिसाब से थोड़ा कम लोगों पे हुआ। ये ट्रायल 500, 1000, 5000 लोगों पे भी किया जा सकता था। और किसी भी दवा की पूर्णतया उसकी जो एफिकेसी है वो कितनी कारगर है, ये केवल हम 280 लोगों पे ट्रायल करके नहीं कह सकते। जैसे उन्होंने कहा कि 100% क्योर मिल गया 7 दिन के अंदर, और ये भी संभव है कि कोविड-19 के जो लेवल है वो अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये माइल्ड ही रहता है, 80% केसेस में मामूली 2-3 दिन बुखार आता है, खांसी जुकाम में तक समाप्त हो जाता है। ठीक बात। कुछ कुछ केसेस में ये मॉडरेट होता है, यानी उनको छाती में दर्द भी होता है वगैरह वगैरह और लक्षण होते हैं, तो वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है 7-8 दिन तक। उनमें किसी किसी में प्लूरेसी हो जाती है, कहीं कहीं प्लूरेशन हो जाती है, तो वहाँ नहीं, और सशक्त ग्रेवाल दवाइयों साहब की ये बात ठीक है। नहीं, वो ग्रेवाल साहब ये बात ठीक है, सिम्टम्स तो सबको पता चल गए करीब करीब क्या क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बाबा ने देश की छवि को ठेस पहुंचाया है? उन्होंने देश की छवि को ठेस पहुंचाई है, पर जैसे कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को नहीं निभाते हुए एकदम ये कह देना कि ये दवाई 100% कोरोना को समाप्त कर देगी, ये संभव नहीं है। ये ट्रीटमेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने की एक इसीलिए मोडेलिटी तो हो मैं सकती कह है। रहा हूं ना कि क्या भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि क्या उन्होंने देश की छवि को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि पूरा विश्व इस खबर को देख रहा है। बड़ा सोचते हैं, मैं नहीं सोचता कि वो एकदम देश की छवि खराब हो गई, क्योंकि अपनी जगह देखा जाए तो हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ये बहुत कारगर है इम्यूनिटी बढ़ाने में। इसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, जो कि बहुत कारगर दवाई है, फेफड़ों की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, हमें बुखार इत्यादि से लड़ने की क्षमता देती है। तो इकबाल साहब, उनकी दवाई किसी तरह से इकबाल साहब हम आयुर्वेद को नकार नहीं रहे। आयुर्वेद तो सदियों से भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक दवाई का वो रहा है। लेकिन जो हम दोबारा से आपके पास में आएंगे, हमारे साथ में रविंद्र पोरवाल से आप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आप तो आयुष मंत्रालय के जो बोर्ड है उसके सदस्य भी हैं, कि प्रॉपर फॉर्मेलिटी किए बिना इस तरह से दवा का ऐलान कर देना कितना बड़ा अपराध है ये? बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद की उन्नति के लिए जो भी कार्य किया है, लेकिन इस देश में सारी व्यवस्थाएं नियम और कानून के अधीन चलती हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने बाबा के इस दावे को पर एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस जारी किया है अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंतर्गत जवाब मांगा है, क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ने, आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कोविड-19 के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रिसर्च प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अभी नहीं आया है। इसलिए मिनिस्ट्री ने कहा है, बाबा रामदेव जी को सलाह दिया है कि अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 का पालन करते हुए जो CCRAS है, जो ICMR है और आयुष मिनिस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, रिसर्च के जो प्रोटोकॉल हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका पालन करते हुए कोई रिसर्च का काम होता तो ज्यादा बेहतर होता, अच्छा होता और पूरी दुनिया के सामने आयुर्वेद समझना चाह रहे हैं आपसे। आयुष मंत्रालय ने कहा कि अगर आपने प्रोसीजर का इस्तेमाल किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बाबा रामदेव ने प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट से जो पतंजलि ने लाइसेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी है, जो लेटर भेजा है, जो अप्लाई किया है, वो कफ और फीवर की रेमेडी के लिए अप्लाई किया है। और बाद में चूंकि ये दवा कफ और फीवर की
जैसा कि बाबा रामदेव जी कहते हैं कि वो बहुत प्रभावशाली दवा है और कोविड-19 के मरीजों के भी स्वास्थ्य रक्षा में उपयोगी हो सकती है। तो मेरा बात मत आपकी ये ठीक है। सवाल कि मेरा ये इस- है कि बिना प्रोसीजर अडॉप्ट किए इस तरीके से ऐलान कर देना, क्या करोड़ों अरबों लोगों के विश्वास को घात पहुंचाया है उन्होंने और देश की छवि को भी देखिए- नुकसान पहुंचाया है? देखिए, मेरा मानना ये है कि स्वामी रामदेव जी एक संत हैं, एक योग पुरुष हैं। उन्होंने अति उत्साह में ऐसा कह दिया जब उन्होंने इस दवा के कफ और फीवर की रेमेडी के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट से जब उसका लाइसेंस लिया, प्रॉपर अप्लाई किया, रवीन उसका जी, मैन्युफैक्चरिंग अति लाइसेंस ऐसा अति उत्साह क्या मान और जब उस डॉक्टर दवा रवीन जी, को ऐसे अति उत्साह को COVID-19 क्या के ऐसे ले हम मरीजों के लोग ऊपर- जब विश्व की 8.25 अरब आबादी जिस चीज का इंतजार कर रही हो और आपने अचानक से आकर के उसका ऐलान कर दिया, ऐसा अति उत्साह किस काम का? पूरे विश्व में बदनामी हो रही है सरकार की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी भी प्रकार का कोई दावा करने से पहले रिसर्च प्रोटोकॉल और नॉर्म्स का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत जी। हूँ, लेकिन मेरा ठीक है। व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है ठीक है। कि ठीक है। आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने अति उत्साह में चूंकि उन्होंने जो लाइसेंस हासिल किया था, जो दवा बनाई, उसके बहुत अच्छे ठीक है, परिणाम ठीक है आए, तो रवीन जी, उन्होंने आप जुड़े रहिए हमारे COVID-19 साथ। के लिए हम दोबारा से उसका आपका रुख ऐलान करेंगे। कर दिया। लेकिन इस शशांक जी का रुख ऐलान करेंगे, में शशांक उन्हें यादव जी। सजगता, सावधानी और आएंगे नियम आपके कानून पास का में। पालन। बाबा रामदेव ने दवा का ऐलान कर दिया, लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? हेलो, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उन्होंने ये मुलायम शब्दों का चयन आप बने रहिए हमारे साथ में, रवीन जी आएंगे आपके पास जी। हमारे जो जी। आयुष के मेंबर साहब हैं उन्होंने भी और पूर्व में भी जो हमारे राज्य साहब हैं शर्मा साहब, बाबा जी के लिए बहुत ही मुलायम शब्दों का प्रयोग किया है। गलत वो मान रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन अब यही इस देश की मजबूरी है। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं और स्पष्ट रूप से जो टेक्निकल बातें कही हैं हमारे पूर्व के जो साथियों ने जो बिल्कुल सही बात कही अपनी जगह पर। मुझे एक सवाल आपसे खाली करता हूं जी। एक विज्ञापन छपता है कि साहब 20 रुपए में तिलचट्टे मारने की मैं दवा दूंगा, 100% गारंटी है, और आदमी 20 रुपए भेजता है। जब वो पॉकेट खोलता है तो उसमें 2 पत्थर मिलते हैं और एक चिट्ठी मिलती है, उसमें एक लेटर लगा होता है कि आप एक तिलचिट्टा पकड़िए, एक पत्थर के रखिए और दूसरे पत्थर से उसको मार दीजिए, जी तिलचट्टा 100% मर जाएगा। बिल्कुल। विज्ञापन में कोई कमी नहीं है, तिलचट्टा मर भी जाएगा, उसमें भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। यहां पर भी वही चीज हो रही है कि यहां पर बाबा ने इस दवा का जो लाइसेंस लिया, जितनी मुझे जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं उसे सही भी कर देंगे, कि ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे इसका लाइसेंस लिया गया और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मानक शिथिल हैं। आप च्यवनप्राश भी इम्यूनिटी बूस्टर है, आप गूगल ले वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, अश्वगंधा ले वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारा आयुष मंत्रालय भी कह रहा जी। है। और सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में है कि पूरी दुनिया में अब मार्केटिंग की पहली प्रायोरिटी इस बात की हो गई है कि वैक्सीन पहले कौन बनाएगा। बिल्कुल। अब हथियारों में वो फायदा नहीं रह गया। अब जी। जमीन पे लड़ाइयां बहुत कम हो रही हैं। हथियार पहले नंबर का धंधा होता था, अब बायोलॉजिकल लड़ाई लड़ी जा रही है। बायोलॉजिकल लड़ाई है और बायोलॉजिकल दवाइयों से पूरी दुनिया को खरीदने का एक सपना तमाम लोगों ने पाल रखा है। जी। तो मुझे इसमें यह भी लगता है जो बाबा ने दवा दी है, मैं ये नहीं कहता कि दवा खराब हो सकता है, कल को ये मानक में पूरी भी उतर आए। जी जी। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी जो शिकायत है सरकार से और सिस्टम से, ये शिकायत है कि जो सत्ता से नजदीक लोग हैं, बाबा की सरकार से जो है उनको एक मान सम्मान है, एक हिंदुस्तान का बड़ा नाम है जी। और मुझे आपकी उस मीडिया से भी शिकायत है जो मीडिया उसको लाइव कवरेज दे रही थी, क्योंकि बाबा हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन सालों में पतंजलि का मिलते हैं। मीडिया की भी एक जिम्मेदारी थी कि वो जिस दवा के लाइव प्रोग्राम करने जा रहा है उसको एक देखना चाहिए था कि ये प्रोग्राम में जिसका हम दवा करने जा रहे हैं ये प्रॉपरली है कि नहीं है।
तो ये एक खेल बहुत बड़े पैसे का हो गया। हाँ। और बाबा की मुझे ये लगता है कि मार्केटिंग की जल्दी जी। में मार्केटिंग गलत कर दी। उन्हें लगा कि एक वैक्यूम है, हम हाँ, कोरोना के नाम अब पे तुरंत उसको भर देंगे और अरबों खरबों रुपया और कमा लेंगे। जो एक अपराध की आप बात करें, एक अधिवक्ता भी मैं हूं जी। तो अगर मेरी सूचना सही है, मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, पूरा देश इस बात को देख रहा है, लेकिन मेरी सूचना यही है कि उत्तराखंड में दवा का रजिस्ट्रेशन इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे हुआ जी। और विज्ञापन कोरोना की दवा के नाम पे हुआ। कोरोना की दवा होना और इम्यूनिटी बूस्टर होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिल्कुल। दवा के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स और जो बने तमाम हमारे कानून हैं, ठीक है। उसमें पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसमें पूरा आपकी मैं क्या कुछ कंपोजिशन है, बोलना सारी चीजें देनी होती देनी है, पड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। पूरा साल्ट बताना पड़ता है भाई, किस किस चीज से बनाया आपने। आएंगे दोबारा से आएंगे, अनूप सर, पटेल मैं जी का रुख कुछ करेंगे, दो बहुत देर से शब्द मैं हमारे साथ लगे बोलना हुए हैं। चाहता हूं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पहला ब्रेक लेंगे, फिर अनूप जी को पूरा समय देंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं। सवाल यही उठता है कि अति उत्साह से किया या जैसे भी किया, आयुर्वेद एक अच्छी चीज है, आयुष मंत्रालय अच्छी बात है, आयुर्वेद हमारे पास सदियों से चला आ रहा है और हमने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां दी हैं, लोगों को इससे ठीक किया है, विश्व में इसका लोहा भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव ने अति उत्साह में, जैसा कि लोग कह रहे हैं, आकर के उन्होंने दवा का ऐलान कर दिया, आज विश्व की सारी कंपनियां भी लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना ले। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश का और विश्व का कल्याण करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि अरबों खरबों रुपया जल्दी से उनकी पॉकेट में भी आ जाए। इस बात का भी कंपटीशन चल रहा है। क्या यही एक वजह है जो जल्दबाजी में उन्होंने दवा को उतार दिया? चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने क्या दवाई का ऐलान करके बिना आयुष मंत्रालय की परमिशन लिए, बिना उसका साल्ट बताए, बिना उसका फॉर्मेट बताए और इस तरह दवाई का ऐलान कर देना क्या एक अपराध किया है? क्या देश के साथ छल किया है? देश को बदनामी की गर्त में ले गए हैं? ये सारे सवाल हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अनूप पटेल जी का रुख करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनूप पटेल जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, स्वामी रामदेव जी का भारत में योग विद्या को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान है, कोई शक नहीं इसमें जी। और हम लोग उसे स्वीकार करते हैं। बाहर भी प्रसिद्धि मिली हमारे देश में और योग गुरु के रूप में निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान है।
लेकिन रामदेव योगाचार के साथ साथ एक व्यापारी हैं, इस बात को भी इस देश को स्वीकार करना पड़ेगा। इनकी जो दिव्य फार्मेसी जो कंपनी है पतंजलि, एक ब्रांड उन्होंने बनाया, जैसा कि हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देना, फिर ड्यू प्रोसेस को बिना फॉलो किए हुए, सरकारों को बिना सूचना दिए हुए कोविड-19 के ड्रग के रूप में जो है प्रसारित करना कि भाई हमने वो दवा खोज ली है जी। ये निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ये छल किया, ये छल नहीं, ये देश में जो पैंडेमिक एक्ट इस समय लागू हुआ है उसके तहत ये घोर अपराध बाबा रामदेव जी ने किया है, पहली बात जी। दूसरा, उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई अप्लाई किसी और चीज के लिए किए हो और घोषणा कुछ और कर रहे हो। उन्होंने इससे जवाब मांगा है दिव्य फार्मेसी से कि क्यों ना आपके खिलाफ 1954 में जो एक्ट बना था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मतलब इन्होंने जो दवा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ये मान रही है जैसे बाबा जी पुराने समय में बाबा लोग नहीं होते तो उन्होंने लोग चमत्कारिक दवा तो इस जो है इस खोज को, इस नायाब दिव्य खोज को उत्तराखंड सरकार ने वो बीज ये जो ना ताबीज डंडा वंडा जो बांधे जाते हैं उसके तहत जो है इसको रखा है और ये कहा है कि 1954 में जो एक्ट बना उसके तहत क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और आपका जो लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने दिया है उसको रद्द क्यों ना किया जाए। नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक बात, बिल्कुल। अरे आपने अपनी बात कही। पतंजलि कहाँ पे संस्थान है? उत्तराखंड में। बिल्कुल। इसके साथ साथ इन्होंने जो है झूठ बोला राजस्थान सरकार से। हाँ, मैं वहीं पर आ रहा था, मैं वहीं पर आ रहा था जी, मैं वहीं पर आ रहा, क्योंकि निम्स में उनका कहना है कि निम्स में उन्होंने इस पर ट्रायल किया और ट्रायल करके लोगों को ठीक किया। आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही थी? नहीं, उसमें से जो रघु शर्मा है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि जो है ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए बिना, हमारी सरकार को सूचना दिए बिना क्लिनिकल ट्रायल कहां कैसे हुआ है उसके बारे में डिटेल भी आई है। भाई जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक जो है जो मरीज है उस पे इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया है, वो भी 100 लोगों पे जी। अभी जो नहीं, वो तो करे 480 लोगों पर किया, सीवियर कंडीशन पे जी, सीवियर कंडीशन उस पर ट्रायल हुआ नहीं। आयुष मंत्रालय कह रहा है कि भाई हमको कोई जानकारी नहीं। तो ये जो हवाई जो है इन्होंने किया है, ये पूरे देश में जो कोरोना के मरीज हैं, जो कोरोना को लेके फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो साइंटिस्ट की टीम है, जो रिसर्च की टीम है, उनके साथ इन्होंने गहरा मजाक किया है। पूरे दुनिया में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इनके संस्थान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ठीक है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी जुड़े हुए। अनिल शर्मा जी, अनूप पटेल कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों लोगों की जो विश्वास है उसको आघात पहुंचाया है। सब पर रोक लगा दी है और विज्ञापन पे भी रोक लगाई है, लेकिन इसके मूल में जो मेरी समझ में आता है, जैसा हमारे एक साथी ने कहा पहले, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी और अति उत्साह के कारण से ऐसा ही सर, क्योंकि जल्दबाजी का मतलब ये है, आप सोचिए जिस चीज का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है, ऐसी जल्दबाजी किस बात की जो जान से खिलवाड़ कर दे, पूरी दुनिया से खिलवाड़ कर दे। देखिए मैं बताऊं आपको, इस घटना से जिसका भी नुकसान हुआ है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो स्वयं पतंजलि का हुआ। उसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग लगा है, उसकी जो अपनी विश्वसनीयता कारण से सारा पूरा देश उसकी दवाएं परचेज करता है, तो उस पर भी एक कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिविटी है। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी पतंजलि जी के पर जो दाग लगा वो लगा, सरकार पर भी दाग लगा दिया उन्होंने। नहीं, सरकार पर दाग तो यूं नहीं लगा, सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की। देखिए सर, आयुष मंत्रालय ने अपना काम किया। मेरी बात समझिए, सरकार की पतंजलि की बदनामी विश्व में नहीं हो रही है, सरकार की हो रही कि सरकार ने उनको कैसे अलाउ कर दिया। नहीं, सरकार ने अलाउ नहीं किया। सरकार
ने तो जैसे ही सरकार की जानकारी में आया, ये तो आप समझिए इससे ज्यादा जागरूकता क्या हो सकती है सरकार की। भाई सरकार को कंसील किया गया, पतंजलि ने बताया नहीं, तब तक उन्होंने विज्ञापन दे दिया, और जैसे ही सरकार की जानकारी में आया तुरंत सरकार ने इस पर प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई की और इस पर रोक लगाई। तो सरकार की तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और उस पर जो भी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करना था गवर्नमेंट को वो किया। तो सरकार का कहीं इसमें नहीं है, इसमें जो नुकसान है वो स्वयं इस संस्थान का है, पतंजलि का है। और दूसरी बात यह कि कोई भी इस स्तर पर जहां पतंजलि है, ये तो एक अपने तरीके से आत्मघाती उनका कदम है, और इसके मूल में जो है मेरा मानना ये है कि वो निश्चित रूप से बस यही है कि जल्दी से जल्दी इसको औषधि को वो बाजार में ले आए और लोगों तक पहुंचा दें। बाकी ये औषधि कारगर नहीं है ऐसा भी मैं नहीं मानता, औषधि जरूर कारगर है, और ये बात ठीक जब है, लेकिन ये तो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए कारगर है ना कि कोरोना के लिए कारगर है। सही बात ये है कि कोरोना तो वायरस है, और वायरस के लिए कोई औषधि नहीं है। वायरस की औषधि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर ही है उसका। जैसे हम वैक्सीन की हम नहीं तो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेचते हैं, कोरोना की कोरोनिल क्यों बेच रहे हैं? देखिए मेरी नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात टेक्निकली सही है। जो वैक्सीन पूरा विश्व जिस पर रिसर्च कर रहा है, वैक्सीन बेसिकली क्या है? वैक्सीन आदमी के शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो ये दवा भी इम्यूनिटी प्रदान करती है। इत्तेफाक रखता हूँ कि ये इम्यूनिटी है जो जिसने हमारे देश के लोगों को बचा रखा है, क्योंकि हम यंग इंडिया है, इसीलिए ज्यादा केसेस यहाँ पर नहीं है। यस, क्योंकि हम जो ये औषधि है जैसे ग्लो है, लेकिन जो 15-15 हजार केसेस डेली आ रहे हैं, जिनमें बहुत से सीरियस केसेस भी हैं, उनको बचाने के लिए कोई वैक्सीन या दवा तो चाहिए ना। मैं वही उसी आप ही की बात के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूँ। बेसिकली वायरस को मारने, बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, वायरस को मारने के लिए कोई औषधि नहीं है, आज तक नहीं है। इतने सारे वायरस आए विश्व में, वो इसके लिए एकमात्र जो उसका प्रोसीजर है उसके ट्रीटमेंट का, मरीज को सही करने का, वो मानव शरीर में स्वतः ही उसको इम्यून करते हैं, पैदा करते हैं, और वैक्सीन भी यही करती है, इम्यूनिटी बढ़ा करके उसको कोरोना का इलाज होता है। ये तो परम सत्य है, इसमें कोई इसमें हम इम्यूनिटी को आयुर्वेदिक औषधि के जरिए बढ़ा दें, वैक्सीन के जरिए बढ़ा दें, वो उसमें बेसिकली हमको करना यही होता है कि अपने शरीर में, मानव के शरीर में उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये वाकई में गलत है। इनको कोरोना के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको अपने जो इनका आवेदन था उसको इन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए था, और इसमें ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये लोगों के साथ छल है। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए सर, हम आपके पास में आएंगे। इकबाल सिंह जी का रुख करेंगे। इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि ये गलत है, उनको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बताना चाहिए था, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तो तमाम चीजें पहले से ही उपलब्ध है। कुछ हद तक ये बात सही है, परंतु जैसे कि अभी भी रिसर्च चल रही है, वैक्सीन के बारे में आप लोग काफी बोल रहे हैं, परंतु वैक्सीन भी जो है अभी आज तक कभी भी कोरोना वायरस के जो पहले के स्वरूप थे, जैसे सार्स, SARS के नाम से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS आया था जो इसका एक और रूप था 2010 में, आज तक उसकी भी वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए। फिर अभी ये भी बात चल रही है कि जी इकबाल साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। उत्तराखंड सरकार ने नोटिस जारी किया है, अनु पटेल जी बता रहे अभी, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? फॉलो नहीं किया गया तो कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए कार्रवाई। देखिए, उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर करके अप्लाई किया, इसकी तो डिटेल्स हमें भी नहीं है कि किस तरह से उन्होंने कौन सी दवा बनाने का अधिकार प्राप्त किया है, और जैसी स्थिति है अभी कुछ दिन में खुल के सामने आएगी। उन्होंने अपने कागज आयुष मंत्रालय में सबमिट किए हैं, पतंजलि ने, देते हैं उसके क्या जवाब आता है। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। रविंद्र पोरवाल जी का रुख करेंगे। रविंद्र पोरवाल जी, सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और उत्तराखंड सरकार ने उनको नोटिस भी जारी किया है, क्या आपको भी लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से छल करे? तो सरकार की बदनामी भी कराई है उन्होंने। मैं सबसे पहले अपने पैनल से जुड़े हुए लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम भारतीय हैं,
अंग्रेजियत का चश्मा उतार के हम लोग डिस्कशन करें, चर्चा करें, राजनीति से इस विषय को ना जोड़ें। मीडिया को भी शिक्षा देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया में बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं कि विज्ञापन के कारण ऐसा, ये सब कहने का आवश्यकता नहीं है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि अभी बताया कि इम्यूनिटी बूस्टर औषधि का लाइसेंस लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी ने फीवर और कफ की दवा के लिए अप्लाई किया था और उसका उन्हें लाइसेंस मिला। जहां तक उन्होंने ट्रायल में भी बहुत साफ सुथरी बात कही, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का जो उल्लेख किया है उसमें उन्होंने लिखा है क्लिनिकल ट्रायल वर कंडक्टेड ओनली ऑन यंग हेल्दी पेशेंट्स एंड नॉट ऑन हाई रिस्क और एल्डरली और विथ एसोसिएटेड डिसीजेज। तो सारी बात साफ साफ कही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में, आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उनका उल्लेख है और संभव है कि ये इम्यूनिटी मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति को लेकर के हमारे मन में कोई शंका नहीं है, आयुष को लेकर के हमारे मन में कोई शंका नहीं है, आयुर्वेद को लेकर के हमारे मन में कोई शंका नहीं है। हमेशा से देश का मान सम्मान बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है आयुष पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, आयुष मंत्रालय ने तुरंत प्रोटोकॉल और नॉर्म्स के, रिसर्च प्रोटोकॉल और नॉर्म्स के विरुद्ध थोड़ी सी भी बात होने पर तुरंत एक्शन लिया है। माननीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक जी ने स्वयं वक्तव्य दे के इस बात, बिल्कुल ठीक कह रहे सर, मैं ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे कि उन्होंने आयुष मंत्रालय ने एक्शन लिया है। मैं आयुष मंत्रालय को कुछ नहीं कह रहा हूं, सवाल यह है बाबा रामदेव ने गलत किया तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, उन्होंने जो गलत किया, भारत के संविधान में अपना कानून है और कानून अपना कार्य करेगा। इसमें हमारी इच्छा या पैनल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। भारत का संविधान, हम संविधान को मानते हैं, संविधान से चलते हैं। जो कानून का उल्लंघन हुआ है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि संविधान में क्या वर्णित है। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति छल करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, अभी छल की बात या बेईमानी की बात या गलत तथ्य प्रस्तुत करने की बात को इस समय कहना उचित नहीं है। आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि से भाई, उत्तराखंड सरकार ने नोटिस जारी किया है, राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने बैन लगा दिया है, आयुष मंत्रालय ने कह दिया है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। मैं आयुर्वेद को ठीक कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ आयुर्वेद को। आयुर्वेद ने सदियों से हमारी रक्षा की है। हुए बहुत से लोग आज आयुर्वेद की जो उन्नति है उससे अनूप पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिससे उन्हें तकलीफ हो गई है। देखिए, आपके मंत्रालय ये नहीं है कि आयुष मंत्रालय के नॉर्म का पालन किए बगैर। सुन लीजिए पोरवाल साहब, सवाल सुन लीजिए। अनूप पटेल जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी हाँ जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आप खुद आयुष मंत्रालय बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं और आपने इस बात को स्वीकारा कि बाबा रामदेव जी ने जल्दबाजी और उत्साह में कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आयुष मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कहा है कि हमारी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं हुआ है और उसने जो है आयुष मंत्रालय ने रिजेक्ट किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि योग का मतलब जो है बाबा रामदेव नहीं है, आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव नहीं है। आयुर्वेद जो है सदियों से सनातन तरीके से चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने जो आयुर्वेद के नाम पे जो छलावा किया है उसमें आपके आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट जो है स्टेटमेंट जारी किया है। आप उस स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं है? जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप राजनीतिक
दृष्टि से इस तत्व को मत देखिए। मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की इस पे। आप राजनीतिक दृष्टि से इस चीज को देख रहा हूँ। मैंने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। एक भारत की विरासत और भारत की संस्कृति को दृष्टि में देखते हुए बात कर रहा हूँ। आयुष मिनिस्ट्री के जो रिसर्च प्रोटोकॉल है, नॉर्म्स हैं, उनका पालन किए बगैर अगर कोई दावा किया गया है तो मिनिस्ट्री उस पर उचित कार्रवाई कर रही है, उचित एक्शन ले रही है। और जो भी यही तो हम भी कह रहे हैं सर ना कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे। इस प्रकार की जी, शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, सारे लोग ये मान रहे हैं कि बाबा जी ने गलत किया। अब अगर जो गलती करता है तो उसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे FIR हो जाती है। अभी आपके फ्लैश चल रहा है, बालकृष्ण जी का बयान आ रहा है जी, और बालकृष्ण जी ने अपने बयान में कहा कि हमने लाइसेंस के लिए कोई गलत काम नहीं किया है, हमने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं और इनका परीक्षण किया है और हमने कोई दावा गलत नहीं किया है। ये एक उनका ऑफिशियल बयान है। ये समथिंग लाइक ये इस तरह से है कि जैसे मैं किसी चीज के लिए आवेदन करूं, लेकिन वो मेरे आवेदन, वो मेरे परीक्षण सही है कि नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल वो उनके हिसाब से है कि नहीं, जो मरीज थे उनका सैंपल आयुष मंत्रालय के हिसाब से है कि नहीं। जब तक आयुष मंत्रालय और ड्रग्स कंट्रोल का फॉलोअर जो भी डायरेक्टर है वो जब तक उनको ओके नहीं कर देंगे, क्योंकि एक दवा को नॉर्मली जितनी मेरी जानकारी है 4-4 महीने से लगा के और 2-2 साल लग 3-3 साल लग जाते सर, तब जाके लाखों अरबों रुपया लग जाता है उसको रिसर्च में। जी, मार्केटिंग के लिए तब वो दवा परमिट की जाती है। यहाँ पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, भगवान साहब हालांकि कह रहे थे इसको राजनीतिक नजरिए से देखिए, मत देखिए। मैं राजनीतिक नजरिए से नहीं, मैं स्वयं में गिलोय को रोज इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हूँ, तुलसी अश्वगंधा को रोज इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हूँ, आज से नहीं कम से कम पिछले 10 वर्षों से जी। और मेरी बहुत श्रद्धा है आयुर्वेद के अंदर, बाबा रामदेव के योग के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है। नहीं, अनूप जी ने यह बात सही कही कि ना सिर्फ योग बल्कि आयुर्वेद पर हम लोगों को सदियों से एतबार है, हम उस पर गर्व कर सकते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कल को ये क्लिनिकल ट्रायल में पास भी हो जाए जी, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बाबा रामदेव ने कोई गलत दवा, हो सकता है कल को इन्होंने दवा बनाई है ये टेस्ट में भी आ जाए जी। ये सारा हंगामा, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पहले भी कहा था कि मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, कोई एक शरारत उधर से भी हो सकती है, इस तरीके से मैटर को उठाया जाए। सरकार से मेरी केवल और केवल इतनी शिकायत है, आयुष मंत्रालय से इतनी बड़ी शिकायत मेरी सिर्फ इतनी है कि इतना बड़ा एक हंगामा, कानून को तोड़ने की हिम्मत कर दी और बड़े बड़े MD और डॉक्टर्स के नाम जैसे आपने बताया कि मंच पर बैठे हुए थे और लाइव चलता रहा, और उस लाइव चलने के बाद आयुष मंत्रालय को उसमें होश आ रहा है कि हमें बिल्कुल ठीक करनी चाहिए, वो पहले आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अनूप पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए, इस समय जो केसेज है भारत में 5 लाख के आसपास है, 15,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना महामारी के चलते। बाबा रामदेव जिस तरीके से पतंजलि ब्रांड के तहत जी आयुर्वेद को जो है आयुर्वेद उन्होंने फैलाया, मैं जी दो तीन चीजें कहूंगा। FMCG के तहत उनकी जो कंपनी है वो मार्केट में है। ये मैं तो दो बातें और इस पे शामिल करूंगा कि इसके पहले भी इन्होंने प्रयास किया और प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कह रहे हैं, प्रॉपर में से होना चाहिए प्रयास। अग्रवाल साहब कह रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है स्वदेशी की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा कि उस समय जो है कि किम्बो जो है इसका एक सिम का जो है इन्होंने जो है एक बहुत उस समय जोर शोर से घोषणा की थी कि उस तरीके का हम कुछ लाएंगे, व्हाट्सएप का विकल्प कुछ इस तरीके से किम्बो टाइप का इन्होंने लाने की कोशिश की जी। उस पे भी जब उसकी गहराई पे गए लोग तो सब जो है इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया गया जी। अभी जो कोरोनिल जो ये लोग ला रहे हैं उसी को लेके निम्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है गणपत देवगुड़ा जी, उनका स्टेटमेंट है आज के एक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में कि अभी टेस्ट में कम से कम 15 से 25 दिन लगेंगे, कोई भी चीज होगी 15 से 25 दिन लगेंगे। और साहब मंच पे सारे डॉक्टरों को साथ में लेके इस तरीके से देश के साथ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे ये है कि जो रविंद्र पोरवाल साहब कह रहे हैं इसको अंग्रेजी के चश्मे से ना देखा जाए। दूसरा सवाल आपसे ये भी जानेंगे, जो शशांक यादव जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खेल हो।
जी देखिए ऐसा है, इस देश में योगा और आयुर्वेद बाबा रामदेव से पहले के, जी बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है योग को घर घर पहुंचाने में। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जिस तरीके इसका व्यापारीकरण हुआ है और उसमें से जो बाबा रामदेव व्यापारी भी है, आ रहा हूं सर जी, तो व्यापारी के रूप में इन्होंने जो इस तरीके से बाजारीकरण किया है उससे हो गया नुकसान जी। और दूसरी बात ये कहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो बात है, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि भाई पतंजलि भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बननी चाहिए। हमारे देश की भी कंपनी क्यों बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बननी चाहिए? लेकिन अगर साइंटिफिक टेम्पर को, साइंटिफिक वैल्यू को, साइंटिफिक प्रोसीजर को अगर वायलेट करते हुए वैक्सीन के लिए खुद भारत सरकार की कई टीम काम कर रही है, आयुष मंत्रालय काम कर रहा है, WHO काम कर रहा है, अगर उसको एक तरफ रख के इस तरीके से हवाबाजी होगी तो सबसे बड़ा जानते हैं किसको नुकसान हो रहा है? वो मरीज और उस मरीज के परिवार जो है, जो आपकी बात तो बिल्कुल इत्तेफाक है, उनके साथ आपकी बात से पूरा इत्तेफाक, लेकिन सवाल फिर वही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल हो बाबा रामदेव को फेल करने की, उनको बदनाम करने की? बाबा रामदेव को बाबा रामदेव बदनाम किस वजह से हुए? हम उस वजह पे आज यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं ना जी। रामदेव ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किए हैं, क्लिनिकल ट्रायल सभी तरीके के मरीजों पे नहीं जो इन्होंने किया है, सीवियर जो पेशेंट है उनके ऊपर नहीं हुआ है, और बावजूद इसके मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर देना, घोषणा कर देना, ये पूरी तरीके से पैंडेमिक एक्ट के तहत एक बड़ा अपराध है। बड़ा अपराध है, ठीक है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ठीक है। बाद में अनिल शर्मा जी, राजस्थान सरकार दर्ज करेगी भी, वहां के जो है हेल्थ मिनिस्टर ने बोल भी दिया कि हम इनको इस तरीके से अगर ये करेंगे, जनता के खिलाफ जाएंगे, जनभावनाओं के खिलाफ, लोगों के स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य के खिलाफ जाएंगे, तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। ठीक है अनिल शर्मा जी, अब क्या राजस्थान सरकार ने कह दिया है कि अगर प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया गया तो कार्रवाई करेंगे। आपका सवाल है कि गलत कुछ किया है तो क्या कार्रवाई होगी? तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में ऐसी सरकार है और उत्तराखंड में भी ऐसी सरकार है कि कोई भी पतंजलि या बाबा रामदेव जी नहीं, कोई भी व्यक्ति जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होती रही है और वो उसमें कार्रवाई शुरू भी हो गई। नोटिस सबसे पहला जो उसका प्रोसीजर है वो नोटिस देके पूछा है भाई लेकिन आचार्य बालकृष्ण तो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं। वो उनको कहने का पूरा अधिकार है ना, हो सकता है उन्होंने किए हों तो बताएंगे ना जी। एक तत्काल 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। आप ये कहें, हम तो जो फांसी जो कत्ल करता है उसको भी मौका मिलता है अपनी बात कहने का भारतीय संविधान में, तो उनसे पूछा गया है और हो सकता है आचार्य बालकृष्ण जी सही कह रहे हो, उनकी बात सामने आएगी तभी तो कोई कार्रवाई होगी। तो मेरा कहना ये है कि इसमें कहीं कोई शंका या संशय की बात नहीं है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही ताकतवर है, कितना ही पावरफुल है, चाहे वो बहुत ही गरीब है, उसके अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा कार्रवाई इस देश में अब होती है, ऐसी प्रथा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। हम ग्रेवाल साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर इकबाल सिंह, अब क्या होना चाहिए, आपका फाइनल कमेंट? देखिए मेरे ख्याल से जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है और हमारा आयुष मंत्रालय ने इसको संज्ञान में लेकर बाबा जी से जो उनके ट्रायल के सारे रिकॉर्ड्स मांगे हैं और अगले 2-4 दिन में सारी बात खुल के सामने आएगी। परंतु मैं ये भी कहता हूँ कि बाबा रामदेव जी का कंट्रीब्यूशन जो रहा है आयुर्वेद के प्रति, हमें उसको भी संज्ञान में लेके चलना चाहिए। ठीक है ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम रुक करेंगे रवीन जी का। रवीन जी, आपका 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। सर मेरा मानना ये है कि पतंजलि और स्वामी रामदेव जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वाह नहीं किया है, लेकिन क्या हम लोगों को एकजुट होकर भारत की विद्या को दुनिया के सामने लाने के लिए ICMR, CCRAS, इनको बाबा के दावों को स्वयं जांचना चाहिए और जांच के समाज के सामने लाना चाहिए कि ये कोविड-19 में कितना प्रभावशाली है, इसका क्या परिणाम है। बिल्कुल सर, ICMR को खुद आके आकर के इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक करें सर, आप बने रहिए। शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट।
मेरा सिर्फ फाइनल कमेंट इतना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बाबा ने जो दवा बनाई वो टेस्ट में पास हो और कोरोना की एक दवा हिंदुस्तान को मिल जाए जी। क्योंकि मुझे आशंका है कि अगर ये दवा कहीं मानकों में पास नहीं हुई तो जैसे 35 रुपए पेट्रोल के लिए बाबा याद किए जाते हैं, फिर कोरोना के लिए याद किए जाएंगे। जी ठीक है, अनु पटेल जी। जी मैं तो यही कहूंगा कि बाबा रामदेव जी ने जो ये किया है, ये देश में जो कोरोना महामारी से पीड़ित लोग हैं उनके साथ एक मजाक हुआ है। साथ ही ये भी कहूंगा, जिस तरीके से आयुष मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, जिस तरीके से सरकार उनको सहूलियत देती रही, और जब प्रतिरोध जारी हुआ एक जो है स्वतंत्र मीडिया के द्वारा, तब इन्होंने जो है कुछ उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने की योजना बना रही, हालांकि अभी तक नहीं हुई है। मैं यही कहूंगा कि सच को सामने आए, और यदि रामदेव और पतंजलि गलत है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनु पटेल कह रहे हैं कि अगर दवा सही है तो ये अच्छी बात है, एक खुशखबरी हो सकती है पूरी विश्व के लिए, 8 अरब की आबादी है, बहुत अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रोसीजर लैप्स हो, उसको ध्यान में करना चाहिए। और हमारे साथ शशांक यादव जी ने भी कहा कि वो दुआ करेंगे कि ये दवा ठीक निकल जाए, जिससे कि लोगों को इससे राहत मिल जाए। हम भी दुआ करेंगे कि जो उन्होंने दावा किया है वो सही उतरे, सही, और आईसीएमआर आ गया है उसकी जांच करें, सही उतरे। लेकिन जो गलत प्रोसीजर किया है उसको, उसके लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।